गाड़ी मैरिज गार्डन के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुकी। अनामिका का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो गाड़ी से बाहर निकली। उसने टखनों तक लंबी ऑफ वाइट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर गार्डन के भीतर कदम बढ़ाए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसका दिल बैठता जा रहा था। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। कोई बातें कर रहा था तो कोई तस्वीरें ले रहा था। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे थे, लेकिन उसे इस माहौल से एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी उसकी निगाहें सामने स्टेज पर ठहर गई। वहां आर्यन खड़ा था, सफेद सूट और उस पर बादामी रंग की बास्केट पहने। वो अपनी पूरी भव्यता के साथ वहां मौजूद था। उसे देखते ही अनामिका की धड़कनें जैसे थम सी गई। अनामिका! अचानक किसी ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो उसकी माँ शांति देवी अपनी एक सहेली के साथ खड़ी थी। इधर आओ बेटा। माँ की आवाज पर वो चेहरे पर एक फीकी मुस्कान सजाए उनकी तरफ बढ़ी। इनसे मिलो, ये हमारी अनामिका है। उसकी माँ सामने खड़ी महिला से उसका परिचय करवा रही थी। शिष्टाचार के नाते अनामिका को उन्हें नमस्ते करना पड़ा। वो उस महिला को नहीं जानती थी और ना ही इस वक्त किसी नए इंसान से मिलने में उसकी कोई दिलचस्पी थी। अभी वो वहां खड़ी ही थी कि एक जानी पहचानी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐनी! इस आवाज को सुनते ही अनामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पलटी तो देखा कि आर्यन अब उसके बेहद करीब आ चुका था। वो चाहकर भी अपनी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटा सकी। 24 साल का गबरू जवान, माथे पर करीने से सेट किए हुए गहरे भूरे बाल, तीखे नए नक्श और भूरी आंखें। वो वाकई बहुत आकर्षक लग रहा था। आज आर्यन की शादी थी और ये सारा जमावड़ा उसी के लिए था। चलो आओ फोटो खिंचवाते हैं। तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्यन ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगा। अनामिका ने हैरानी और दर्द के साथ आर्यन के हाथ में थमी अपनी कलाई को देखा। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसका दिल चाहा कि वक्त यहीं रुक जाए और दुनिया का हर शख्स गायब हो जाए, बस वो हो और आर्यन। काश वे दोनों किसी ऐसी जगह चले जाते जहां उनके सिवा कोई और न होता। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो वहां एक तरफ तनुजा का फोटो शूट चल रहा था। गोल्डन और सफेद रंग के लहंगे में वो दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी। उसे देखते ही अनामिका के कलेजे में कुछ चुभने लगा। उसके सामने खड़ी वो लड़की आज आर्यन के लिए सज धज कर तैयार थी। आर्यन अब फोटोग्राफर को निर्देश दे रहा था। एनी, इधर देखो मेरी तरफ, कहाँ खो गई हो? आर्यन ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा तो वो चौंक कर होश में आई। कहीं भी तो नहीं, उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। आर्यन का एक हाथ उसके चेहरे पर था और दूसरा उसकी कमर पर। कैसा लग रहा हूं मैं? आर्यन ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसके झुमके से खेलते हुए पूछा। उसकी उंगलियां अनामिका के गालों और गले को छू रही थी, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट। अनामिका खुलकर मुस्कुराई। आर्यन की ये पुरानी आदत थी, उसे कहीं भी जाना होता वो तैयार होकर सबसे पहले अनामिका से ही पूछता था कि वो कैसा लग रहा है। मगर आज के बाद शायद सब कुछ बदलने वाला था। अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुकी थी। आज के बाद वो ये सवाल अपनी पत्नी से पूछेगा। मुझे पता था तुम ही सही बताओगी, वरना यहाँ तो हर कोई मेरी तैयारी में कोई ना कोई कमी निकाल रहा था। आर्यन की बात पर अनामिका की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसीलिए तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अनामिका ने कहा। आर्यन ने उसे और करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बातों में मशरूफ थे और उनकी लगातार तस्वीरें खींची जा रही थी। वैसे तुम्हें ये फोटो शूट तनुजा के साथ करवाना चाहिए। अनामिका ने एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद को हकीकत में लाने की कोशिश की। तुम्हारे आने से पहले मैं उसके साथ बहुत सारी फोटो खिंचवा चुका हूँ, पर मैं तुम्हें याद बहुत कर रहा था। तुम सुबह से कहाँ गायब थी? आर्यन ने उसी मोहब्बत और नरमी से पूछा जैसे वो हमेशा बात करता था।
हैरानी की बात है, अपनी शादी वाले दिन भी तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। अब तुम मुझे भूल जाओ और बस तनुजा के बारे में सोचा करो। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने वाली हैं, और सच तो ये है कि तुमने पहले ही मेरी जगह उसे दे दी है। अनामिका ने आर्यन का हाथ अपने चेहरे से दूर करते हुए पीछे हटना चाहा, मगर आर्यन ने उसे और भी करीब खींच लिया। अनामिका अचानक उसके सीने से जा टकराई। उफ, इतना गुस्सा मेरी जान! आर्यन हंस पड़ा। वो अनामिका की इस गहरी पीड़ा को केवल एक मामूली नाराजगी समझ रहा था। तुम चिंता मत करो, चाहे मेरी शादी हो भी जाए, फिर भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही रहोगी। तुम्हारी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। वो उसके बालों में हाथ फेर रहा था और कैमरे की क्लिक के साथ उनकी तस्वीरें खिंचती जा रही थी। अनामिका ने शिकायत भरी नजरों से उसे देखा। कमबख्त, दोस्त रहना भी कौन चाहता है। काश वो उसे कह पाती कि उसे दोस्त बनकर नहीं रहना। उसे आर्यन के दिल में वो जगह चाहिए थी जो वह आज किसी और को देने जा रहा था। वो उसे किसी और के साथ कैसे देख सकती थी। अरे, मैं तो भूल ही गया तुम्हें ये बताना कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। आर्यन ने उसके कान के पास झुककर हौले से कहा। अनामिका अपने सारे गम भूलकर शर्मा गई, लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि यही सब बातें अब वो तनुजा से भी कहेगी। उसकी मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ये तारीफें सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखनी चाहिए? वो उससे दूर हुई इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता। तनुजा उनके करीब आ गई। उसने आर्यन की बाजू में अपना हाथ डाला और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या बातें हो रही हैं दोस्तों? तनुजा की आवाज सुनते ही अनामिका ने दर्द से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है ये आर्यन कितनी बकवास करता है। बहुत अच्छा हुआ जो इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं तो इसे झेलते झेलते थक गई थी। अब तुम ही इसे संभालो, ये बहुत परेशान करता है। वो कह तो तनुजा से रही थी, मगर उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। आर्यन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। माफ करना, मैं अब यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मैं चलती हूँ। तुम लोग अपने खास पल साथ बिताओ। दिल पर पत्थर रखकर वो पीछे मुड़ गई, इससे पहले कि आर्यन उसे रोकता। तनुजा ने उसका ध्यान भटका दिया। देखो, पंडित जी भी आ गए हैं, फेरों का समय हो रहा है। आर्यन आर्यन की मुस्कुराहट एक पल के लिए थमी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां अनामिका स्टेज से उतरकर दूर जाकर खड़ी हो गई थी। फिर उसने तनुजा की तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया। अब पंडित जी स्टेज पर आ चुके थे। उनके साथ आर्यन के पिता दिनेश जी और तनुजा के पिता भी थे। शांति देवी और अन्य परिवारजन भी स्टेज पर आ गए थे, लेकिन अनामिका नीचे ही खड़ी रही। आज उसके सबसे प्यारे दोस्त की शादी हो रही थी, मगर हर एक गुजरता पल उसके दिल पर किसी पहाड़ की तरह भारी था। उसने देखा कि पंडित जी ने अपनी जगह संभाल ली है। अनामिका का हाथ अपने दिल पर गया। भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं उसे किसी और का होते कैसे देखूंगी? क्यों आर्यन, क्यों? क्या तुम मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख सके? उसका मन चीख चीख कर रोना चाहता था। वो सबको बता देना चाहती थी, मगर उसकी तकलीफ उसके गले के अंदर ही घुट कर रह गई। उसने देखा कि अब वे दोनों पंडित जी के सामने बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और फिर उसने रस्मों को पूरा होने की घोषणा सुनी। अनामिका का दिल बुरी तरह तड़पने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर से जमीन और आसमान घूम रहे हों। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सिर में असहनीय दर्द होने लगा। वो अपने सीने को जोर से मसलने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अनामिका के प्राण जैसे गले तक आ गए थे। उसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की और पास पड़ी एक कुर्सी का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाना चाहा, लेकिन आंखों के सामने काला साया छा गया। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। वो चाह कर भी इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्यन को किसी और का होते देखना उसकी सहन शक्ति से बाहर था, और इसी के साथ वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। आंखें बंद होने से पहले उसे बस इतना याद रहा कि हॉल में अचानक शोर मच गया था।
शायद उसके माता पिता उसकी तरफ दौड़ रहे थे। जैसे ही वो नीचे गिरी, पास खड़ी आयरा ने उसे बेहोश होते देखा। अनामिका! आयरा की चीख पर सबका ध्यान उस तरफ गया। शांति देवी के मुंह से एक सिसकी निकली। शोर सुनकर आर्यन और तनुजा ने भी उधर देखा। आयरा उसके पास बैठकर उसका गाल थपथपा रही थी। दिनेश जी भी उसके करीब आ गए। अनामिका बेटा, क्या हुआ? वे सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन तेजी से स्टेज से नीचे उतरा। इसकी नाक से खून निकल रहा है। आयरा ने घबराते हुए दिनेश जी को बताया। आर्यन ने सबको हटाते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो तेजी से जमीन पर बैठा। आर्यन के लबों से एक फुसफुसाहट निकली। क्या हुआ है? आंखें खोलो। उसका चेहरा अपने बाजू पर रखकर वो उस पर झुका और उसे होश दिलाने की कोशिश करने लगा। अनामिका का ये हाल देखकर आर्यन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी अचानक तनुजा ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, हो सकता है इसे चक्कर आ गया हो। इसे कमरे में ले जाओ, अभी होश आ जाएगा। हमारी शादी हो रही है, पहले रस्में पूरी कर ले, तनुजा ने बेचैनी से कहा। तभी आर्यन ने झुककर अनामिका को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तनुजा, उसका हाल देखो। एनी को कुछ हो गया है और तुम्हें शादी की पड़ी है। उसने इतनी सख्ती से कहा कि तनुजा अवाक रह गई। अंकल, हमें एनी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए, उसने दिनेश जी से कहा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। फिर वो रुका नहीं और तेजी से हॉल से बाहर भागा। तनुजा उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने बस एक ही दृश्य घूम रहा था, आर्यन की बाहों में बेहोश अनामिका। तनुजा का दिल जलकर राख हो गया। सब लोग जा चुके थे और जो रह गए थे वे बस तमाशा देख रहे थे। हॉल में खुसर फुसर होने लगी कि दूल्हे को शादी से ज्यादा अपने फ्रेंड की परवाह थी। तनुजा को बहुत अपमान महसूस हुआ और वो सोच चुकी थी कि इस अपमान का बदला वो जरूर लेगी। अस्पताल का गलियारा आर्यन को आग की तरह तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेचैनी से यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। अनामिका अंदर आईसीयू में थी। उसे क्या हुआ? अचानक वो कैसे बेहोश हो गई? उसकी नाक से खून क्यों निकल रहा था? ये सोच सोच कर ही आर्यन का दिमाग फटा जा रहा था। उसके दिमाग में फिलहाल बस अनामिका चल रही थी। एक पल के लिए भी तनुजा या अपनी शादी का ख्याल उसे नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता सिर्फ वही लड़की थी जो अंदर बेहोश पड़ी थी। थक हार कर वो दीवार का सहारा लेकर छत को घूरने लगा। वो और अनामिका बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर बिल्कुल पास थे। दिनेश जी अनामिका के पिता थे और उनकी पत्नी शांति देवी। उनके 2 बच्चे थे, 24 साल की अनामिका और छोटा बेटा 20 साल का शिराज। जबकि आलोक आर्यन के पिता थे और वे दिनेश जी के साथ ही काम करते थे। बचपन से ही वे एक साथ पले बढ़े थे। उनके परिवारों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बच्चे भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। आलोक जी की पत्नी निर्मला देवी थी। उनके भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 24 साल का आर्यन और छोटी बेटी 22 साल की ईशा। अनामिका और आर्यन एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। इसी वजह से उनकी दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ थी। वो एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते थे। आर्यन उसे किसी और के साथ एक पल के लिए भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी छोटी सी छोटी बात पर वो तड़प उठता था। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर सिर्फ 6 महीने पहले तक, जब उनकी जिंदगी में तनुजा की कोई प्रविष्टि नहीं हुई थी। आर्यन ने आंखें जोर से मींची तो उसकी आंखों के सामने कुछ महीनों पुराना दृश्य घूमने लगा। उसे वो दिन याद था। उस दिन उसने अपनी माँ से मैक्रोनी बनाने का अनुरोध किया था। हमेशा की तरह रविवार को अनामिका अपने घर से ज्यादा बगल वाले घर यानी आर्यन के घर में पाई जाती थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो देखा कि निर्मला आंटी रसोई में खड़ी सब्जियां काट रही थी। क्या कर रही हैं चाची? वो उनके पास ही शेल्फ पर चढ़कर बैठ गई और मुस्कुराकर पूछा। ये ईशा और आर्यन कहाँ गायब हैं? उसने आसपास देखते हुए पूछा। घर कुछ ज्यादा ही शांत था। ईशा अपनी किसी सहेली के घर गई थी और आर्यन ऊपर अपने कमरे में है। आज उसने जिद की है कि मैक्रोनी बनाकर खिलाऊं, पर पता नहीं क्यों अचानक मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है।
बात करते हुए उन्होंने अपना सिर एक हाथ से दबाना शुरू किया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप एक काम करें, ये सब छोड़े, मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। आप यहाँ बैठिए। वो शेल्फ से उतरी, कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाया और खुद सब्जियां काटने लगी। अरे वाह एनी, तुम सारे काम कर लेती हो। और एक मेरी ईशा है, उसका तो किसी काम को हाथ लगाने का मन ही नहीं करता। कभी कभी तो मन करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले आऊं। कम से कम मेरी तो मदद हो जाया करेगी। अकेली जान मैं रसोई में घुसी रहती हूँ। सब उसे प्यार से एनी ही कहते थे, मगर आर्यन अकेला था जो उसे एनी के साथ साथ कभी कभी अन्नू या ऐना कहता था। उसके मूड के हिसाब से अनामिका के नाम बदलते रहते थे। उनकी बात पर अनामिका खुलकर मुस्कुराई। क्यों परेशान होती हैं चाची? अभी ईशा की पढ़ाई की उम्र है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। पढ़ाई के बाद घर के काम ही तो सीखने हैं। और आपको तो पता है मैं अपनी माँ की पहली संतान हूँ, इसीलिए डांट डांट कर माँ ने सारे काम सिखा ही दिए। वो मुस्कुराकर उनसे बातें कर रही थी। तभी अचानक सब्जियां काटते हुए अनामिका का ध्यान भटका और चाकू उसकी उंगली पर लग गया। उसके लबों से एक सिसकी निकल पड़ी। आर्यन, जो पानी पीने के लिए किचन में दाखिल हुआ था, एनी की कराह सुनकर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी उंगली से खून बह रहा है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या करती हो पागल लड़की? उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और नल के नीचे ले जाकर बहते पानी में घाव धोने लगा। अनामिका खामोशी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आर्यन के लिए बहुत सारे भाव थे। वो अपने हाथ का दर्द एकदम भूल गई। उसके होठों पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई। आर्यन का इस तरह उसके लिए चिंतित होना उसके दिल को बहुत सुकून दे गया। अब आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी उंगली पर पट्टी बांधने लगा। अनामिका अभी भी उसे निहारने में मगन थी। आर्यन की आवाज से उसे होश आया। पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत थी काम करने की? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? वो गुस्से में कह रहा था, मगर उसके लहजे में चिंता साफ झलक रही थी। अनामिका ने ना में सिर हिलाया। मैं तो बस चाची की मदद कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी। क्या जरूरत थी? चाची का बेटा कहीं चला गया था क्या? मुझे नहीं बता सकती थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है? मैं खुद ही कर लेता। निर्मला जी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। अनामिका ने खामोशी से चेहरा मोड़ लिया। आर्यन ने इस नौटंकी बाज को घूर कर देखा, जो पक्का उसकी डांट से रूठ गई थी। उसने उसे कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। शांति से यहाँ बैठो, मैं खुद ही कर लूंगा काम। वो सख्ती से कहता हुआ शेल्फ के सामने खड़ा हो गया और अनामिका की छोड़ी हुई सब्जियां काटने लगा। अनामिका सुकून से अपनी चुड्डी पर हाथ रखे उसे इतनी कुशलता से काम करते देख रही थी। वो बिल्कुल किसी पेशेवर बावर्ची की तरह तेज हाथ चला रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने उसे पहले काम करते नहीं देखा था, मगर जब भी वो उसे देखती, उसे वो इतना प्यारा लगता कि उसे यही महसूस होता जैसे वो उसे पहली बार इतनी मोहब्बत से देख रही है। उसके लिए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और पूरा लड़का आर्यन ही था, जिसके साथ रहते हुए वो इतनी बड़ी हुई थी। चाची, आज तो हमारे गले खराब होने वाले हैं, क्योंकि आपका ये नौसिखिया बेटा आज मैक्रोनी की ऐसी शक्ल बनाएगा कि आगे से आपका इसे खाने का मन ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद अनामिका ने ऊंची आवाज में निर्मला चाची से कहा, मगर वो ये बात सुना आर्यन को रही थी। निर्मला जी हंस पड़ी। आर्यन उसकी तरफ पलटे बिना जोर से बोला, हाँ तो मत खाना तुम्हें वैसे भी निमंत्रण किसने दिया है? और जहां तक मेरे हाथ की मैक्रोनी की बात है, मेरी माँ से पूछो, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ और माँ ने बहुत बार मेरे हाथ की खाई भी है। अनामिका की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर आर्यन का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो देख नहीं सका। चलो देखते हैं, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, उसने शांति से जवाब दिया, जिसने आर्यन को पलटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चखने भी दूंगा? आर्यन ने सवालिया अंदाज में पूछा। अनामिका ने जवाब में गर्व से कंधे उचका दिए। आर्यन उसका जवाब समझता हुआ उसके करीब आया। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है? जाओ, जाकर अपनी माँ के साथ हाथ बंटवाओ।
अनामिका ने अपने कंधे की तरफ देखा जहां आर्यन का हाथ था। उसने बड़े प्यार से आर्यन का हाथ अपने कंधे से हटाया। मैं तो कहीं नहीं जा रही तुम्हारे हाथ की मैक्रोनी खाए बिना। हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ अपने घर से। आंखें पूरी खोलकर उसने आर्यन को चुनौती दी। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय बड़बड़ाता हुआ वापस पलटा और सब्जियां काटने लगा। पीछे बैठी अनामिका हंस पड़ी। आज तो बेटा चुन चुन कर कमियां निकालूंगी तुम्हारे हाथ के खाने में। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ओह, मैं तो डर गया। जब मेरे हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। आर्यन ने भी उसे चुनौती दी। इससे पहले कि उनकी बहस और बढ़ती, निर्मला जी उठकर खड़ी हुई। बस बस, बहुत हुई बहस। खत्म करो इसे और अपना काम करो। तुम दोनों तो औरतों की तरह झगड़ने लगे। और एनी, तुम चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हें कुछ कपड़े दिखाने हैं। वो उन दोनों की बहस खत्म करवाती हुई उसे रसोई से बाहर ले गई। आर्यन सिर झटक कर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि एनी उसके हाथ का खाना खाए बिना अपने घर नहीं जाने वाली। वो उसके खाने की तारीफ नहीं करेगी, पर खाएगी बहुत चाव से। पागल, वो बड़बड़ाया। इस समय वो दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। क्या ऑर्डर करें? आर्यन ने मुस्कुराकर अनामिका से पूछा। जो मैरून ड्रेस में उसके सामने बैठी अनामिका आज कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें, कमर तक बिखरे लंबे बाल और वो दूधिया चेहरा उसे और भी प्यारा बना रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक अत्यंत सुंदर लड़की और यूनिवर्सिटी के कई लड़के उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, मगर आर्यन कभी किसी को उसके करीब भटकने भी नहीं देता था। अनामिका ने एक नज़र आर्यन को देखा। इस उबाऊ कैंटीन में कुछ खाने लायक है ही नहीं, और वैसे भी मेरे मुंह में तो अब तक तुम्हारी कल वाली मैक्रोनी का स्वाद बसा हुआ है। वैसा खाना कैंटीन में भला कहाँ मिलेगा? वो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी ना? आर्यन ने उसे धीरे बोलने का इशारा किया। आसपास और भी स्टूडेंट बैठे थे और वो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वो घर पर खाना भी बनाता है। जो बाज आ जाए वो अनामिका नहीं। वो हंस पड़ी। अगर तुम्हें यहाँ बैठकर यही सब बातें करनी है तो चलो, मैं चलता हूँ। तुम ही खाओ यहाँ का खाना। आर्यन का मूड थोड़ा खराब हो गया। वो कुर्सी पीछे करके उठा और पलटा ही था कि 2 कदम चलते ही एक लड़की अचानक उससे टकरा गई। अनामिका भी उसके पीछे कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आर्यन ने टकराने वाली लड़की को गिरने से बचाने के लिए अचानक उसकी कमर से पकड़कर सहारा दिया। उस लड़की ने भी संतुलन बनाने के लिए आर्यन की शर्ट को सीने के पास से मुट्ठी में दबोच लिया। पीछे खड़ी अनामिका ने जब यह दृश्य देखा तो ना जाने क्यों उसका दिल बैठ गया। वो लड़की अब अपने दूसरे हाथ से चेहरे पर आए बालों को पीछे हटा रही थी। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, उसकी और आर्यन की नजरें मिली। एक पल के लिए आर्यन की सांसें जैसे थम गई। वो वाकई बहुत सुंदर थी। दोनों जैसे अपनी जगह जम गए थे। आर्यन, अनामिका की आवाज पर वो होश में आया। लड़की भी संभली और सीधी खड़ी हो गई। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं आपसे टकरा गई। उसने बहुत शालीनता से माफी मांगी। कोई बात नहीं, हो जाता है, आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अनामिका हैरान थी, क्योंकि आर्यन ने कभी किसी लड़की से इस तरह मुस्कुराकर बात नहीं की थी। आर्यन की वो मुस्कुराहट अनामिका के दिल की दुनिया हिला रही थी। बहुत अच्छे हैं आप। उस लड़की की बात पर आर्यन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुस्कुरा रहा था। मुझे ये लगा, वैसे मेरा नाम तनुजा है। उसने अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई तनुजा। मैं आर्यन। आर्यन ने उसी मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया। अनामिका की आंखों ने बड़े अविश्वास के साथ ये सब देखा। आप हमारे विभाग की तो नहीं लगती? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ कंप्यूटर विभाग में इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, तनुजा ने मुस्कुराते हुए बताया। ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी मुझे कुछ काम है। तनुजा ने उसे विदा किया और वहां से मुड़ गई। आर्यन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनामिका ने उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। तब जाकर आर्यन होश में आया। क्या? क्यों? उसने चौंक कर अनामिका को देखा।
क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो उसे? आज से पहले तो तुम कभी किसी लड़की से इतने घुल मिलकर बात नहीं करते थे। उसने सख्ती से पूछा। यार कितनी सौम्य थी वह। तुमने देखा वो कितनी प्यारी लग रही थी। आर्यन ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ जैसे उसे बताया। अनामिका के दिल को गहरा धक्का लगा। ऐसा भी क्या था उसमें? मुझे तो वो बिल्कुल सिंपल सी लड़की लगी, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी की हर दूसरी लड़की है। अनामिका ने चिढ़कर कहा, मगर आर्यन ने ना में सिर हिलाया। नहीं, वो कुछ अलग थी। काश मैं उससे और बात कर पाता। वो बुदबुदाया। क्या मतलब? तुम्हारे पास मैं हूँ, क्या मैं काफी नहीं हूँ? अनामिका ने उसे घूरा। आर्यन ने उसे सिर से पैर तक देखा। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहा तो कुंवारा ही मरूंगा, और मुझे कुंवारा मरने का कोई शौक नहीं है। किसी सुंदर हसीना से दोस्ती करके शादी करूंगा, और शायद ये वही हो। अनामिका अब चाहकर भी कुछ बोल ना सकी। आर्यन की चमकती आंखें और उसका लहजा। अनामिका को अचानक अपनी अहमियत खत्म होती महसूस हुई। आर्यन का दिल किसी और पर आ गया था। यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अभी इस सदमे को समझ भी नहीं पा रही थी कि उसने खामोशी से अपना बैग उठाया। अब तुम कहाँ जा रही हो? उसने पलटता देख आर्यन ने बेजारी से पूछा। क्लास में। और तुम जाओ उसी के साथ। आज से दोपहर का खाना खाना। मेरी भूख मर गई है। वो बेबसी से कहती हुई वहां से निकल गई। उसे उम्मीद थी कि 2 मिनट बाद ही आर्यन उसके पीछे आएगा और उसे मना लेगा, क्योंकि वो साफ तौर पर नाराज होकर गई थी। मगर उस दिन आर्यन नहीं आया। ये पहली बार था कि उनकी जिंदगी में तनुजा आई थी, और उसी दिन से उसके और आर्यन के बीच दूरियां पैदा होना शुरू हो गई थी। क्लास में बैठी अनामिका निरंतर यही सोच रही थी कि क्या आर्यन को वो कभी नजर नहीं आई। वो उससे भी तो शादी कर सकता है। फिर उसे ऐसे क्यों लगता है कि अनामिका के रहते वो शादी नहीं कर सकता? क्या वो उससे प्यार नहीं करता? यही सब सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। आर्यन क्लास में आया तो बिल्कुल सामान्य था, मगर अनामिका ने उससे कोई बात नहीं की। वो पूरी तरह शांत हो गई थी। लेकिन आर्यन फिर से वैसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनामिका का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। काश आर्यन के पास वो क्षमता होती कि वो देख पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगले दिन जब वो क्लास में आई तो उसने देखा कि आयरा आर्यन से कोई बात कर रही थी। शायद वो अपने मोबाइल में उसे कुछ दिखा रही थी, और आयरा की बात पर आर्यन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आयरा उनके साथ पढ़ने वाली और फ्रेंड थी। आर्यन अनामिका की ओर देखे बिना ही क्लास से बाहर चला गया। जब अनामिका आयरा के पास आई तो उसने गंभीरता से पूछा, तुम आर्यन से क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं। आयरा ने बात टालनी चाही। मैंने पूछा कि तुम आर्यन से क्या बात कर रही थी, मुझे सच सच बताओ। अनामिका ने गुस्से में आयरा का हाथ पकड़ा। तुम्हें तकलीफ होगी अनामिका, मैं बस तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। आयरा के लहजे में केवल उसके लिए सहानुभूति थी। अनामिका के दिल को जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। आखिर ऐसा क्या था जिससे उसे तकलीफ होगी? मुझे बताओ, उसने शब्दों पर जोर दिया। आर्यन ने मुझसे कहा था कि मैं उसे तनुजा का नंबर लाकर दे दूं। वो काफी दिनों से उसे दूर दूर से देखता है। मुझे लगता है आर्यन तनुजा में रुचि ले रहा है। उसने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने उसे तनुजा का नंबर दे दिया, बस। वो उसी के लिए थैंक यू कह रहा था। एक पल के लिए अनामिका को लगा जैसे उसके ऊपर पूरी इमारत गिर गई हो। उसने आयरा का साथ छोड़ दिया, मगर उसका मन बुरी तरह छलनी हो गया था। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर आर्यन को तनुजा में इतनी रुचि क्यों है। उसके पास तुम जैसी इतनी अच्छी दोस्त तो है। आयरा ने धीरे से कहा। अनामिका कुछ बोल नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके सारे शब्द ही समाप्त हो गए हों। आयरा अनामिका की भावनाओं को अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि वो आर्यन से कितना प्यार करती है। तुम कोशिश करो अनामिका, आर्यन को तनुजा की तरफ आकर्षित होने से रोको। आयरा ने नरमी से सुझाव दिया। अनामिका ने अपने आंसू कठोरता से पूछे और ना में सिर हिलाया। नहीं आयरा, अगर वो जीवन के 24 सालों में मेरी आंखों में अपने लिए पसंद, प्यार, इश्क और जुनून में से कुछ भी नहीं देख सका, तो वह अब क्या देखेगा?
उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसे तनुजा चाहिए, उसके पास जाना चाहता है तो जाने दो। वो बहुत साहस से ये शब्द कह रही थी, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल कांच की तरह टूटकर बिखर रहा था। फिर वो रुकी नहीं और क्लास से बाहर चली गई। आयरा बस अफसोस के साथ खाली दरवाजे को देखती रह गई। गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। हमेशा की तरह वे दोनों यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहे थे। वो शुरू से ही आर्यन के साथ ही आती जाती थी। तनुजा और आर्यन की पहली मुलाकात को अब 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में आर्यन के स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे, जिन्हें अब अनामिका गहराई से महसूस करने लगी थी। अब उसने वैसे भी आर्यन से बात करना बहुत कम कर दिया था। इस समय भी वो आगे की सीट पर उसके बिल्कुल पास बैठी खिड़की से बाहर आसमान में ना जाने क्या तलाश कर रही थी, और आर्यन वो मुस्कुराकर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। तभी अचानक अनामिका की निगाहें उस पर जम गई। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। ऐसा नहीं था कि उसे आर्यन का मुस्कुराना बुरा लगता था। वो आर्यन की मुस्कुराहट पर तो शायद अपनी जान भी हार देती, मगर ये पीड़ा बहुत अधिक थी कि वो किसी और को सोचकर किसी और की बातों पर मुस्कुरा रहा था। क्या देख रहे हो मोबाइल में? उसने अचानक पूछा। तो आर्यन ने चौंक कर चेहरा उठाया। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। कुछ भी तो नहीं, उसने जवाब दिया। अनामिका ने उसके मोबाइल की स्क्रीन देखनी चाही, मगर उसने जल्दी से स्क्रीन बंद की और मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। लेकिन अनामिका समझ गई कि निश्चित रूप से वो तनुजा से बात कर रहा था। सिग्नल खुला और गाड़ी चलने लगी। अनामिका ने उसका मोबाइल उठाया और लॉक खोलने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो लॉक बदल चुका था। तुमने मोबाइल का लॉक बदल दिया? उसने बहुत अविश्वास से आर्यन को देखा। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट की परछाई लहराई। ये जिंदगी में पहली बार था कि आर्यन ने उसे बताए बिना अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया था, वरना अनामिका के पास इतना हक था कि वो जब चाहे आर्यन का मोबाइल उठाकर कुछ भी देख सकती थी। उसे हमेशा पासवर्ड पता होता था। अनामिका का मन किया कि वो मोबाइल उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे। तुम्हारे मोबाइल का नया लॉक क्या है? उसने अत्यंत गंभीरता से पूछा। आर्यन ने गाड़ी चलाते ही उसके हाथ से अपना मोबाइल वापस ले लिया। तुम क्या करोगी जानकर, और प्लीज मेरी निजी चीजों से दूर रहा करो। हर इंसान के मोबाइल में अपनी कुछ निजी बातें होती हैं। ऐसी किसी का मोबाइल उसकी इजाजत के बिना पकड़ना बहुत बुरी बात है। अनामिका बेहद अविश्वास से अपने खाली हाथ देखती रह गई। ये तुम मुझसे कह रहे हो आर्यन? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे भी कुछ छिपाने की जरूरत है? उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और अब तो उसे ऐसे लगने लगा था जैसे जख्मों से खून रिसने लगा हो। ठीक है, गाड़ी रोको, उसने सख्ती से कहा। क्या हो गया अनामिका? आर्यन ने लहजा थोड़ा नरम करना चाहा। मैंने कहा गाड़ी रोको आर्यन मलिक, अनामिका चिल्लाई। आर्यन ने गाड़ी किनारे लगा दी। आज के बाद तुम्हें मुझे अपने साथ यूनिवर्सिटी लाने और ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी को साथ लेकर आना जिससे अभी तुम हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तुमने खुद को देखा है, तुम कितने बदल गए हो जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है। तुम्हें ये भी याद नहीं कि अनामिका कौन है? उसने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा लॉक था। लॉक खोलो। आर्यन उसे हैरानी से देखता रह गया। अनामिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी कब से हो गई? वो अभी बस दोस्त बनी है मेरी। अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन की अगली बात अनामिका के दिमाग में धमाके की तरह गूंजी। क्या मतलब? अभी सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? उसके पिता ने उसका हाथ मांगोगे? अनामिका की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन का चेहरा लाल हो गया। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, और ये मेरी जिंदगी है। ये फैसला मैं ही करूंगा कि कौन मेरी जिंदगी में किस हैसियत से शामिल होगा। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अनामिका का जी चाहा कि वो उसका चेहरा नोच ले। वाह, बहुत दिलचस्प। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तुम्हारी जिंदगी, मैं कौन होती हूँ दखल देने वाली? अब सारी बहस खत्म हो गई ना? गाड़ी का लॉक खोलो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बीच सड़क पर छोड़कर तो कहीं नहीं जा रहा।
वो शांति से कहता हुआ गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर चुका था। बाकी का रास्ता अनामिका ने जैसे कांटों पर लेटते हुए गुजारा। जैसे ही गाड़ी गेट के बाहर रुकी वो तेजी से बाहर निकली। आर्यन ने कुछ कहना चाहा मगर वो दरवाजा जोर से मारती हुई घर के अंदर चली गई। उसका दिल जल रहा था, वो सब समझ गई थी। आर्यन को अब नया नया प्यार हो रहा था और अब उसकी जिंदगी में अनामिका के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बेहतर था कि वो खुद को उससे अलग कर लेती, मगर ये बहुत मुश्किल था। वो तो एक दिन भी आर्यन को देखे बिना नहीं रह सकती थी। पीछे आर्यन बस अफसोस के साथ नामे सिर हिलाता रह गया। अगली सुबह जब वो उसे लेने आया तो उसने देखा कि अनामिका अपनी पुरानी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही हो तुम? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रही हूँ। ना जाने इससे क्या समस्या हो गई है। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा इंजन स्टार्ट करने लगी। गाड़ी काफी दिनों से बंद पड़ी थी, शायद बारिश का पानी कहीं अंदर चला गया था। उसके पापा ने उसे गाड़ी लेकर दी थी, मगर उसे अपनी गाड़ी चलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे कहीं भी जाना होता वो हमेशा आर्यन के साथ उसकी गाड़ी में जाती थी। उसकी गाड़ी कभी कभार पापा चलाते थे या कभी उसका छोटा भाई शिराज, वरना वो घर में धूल खाती रहती थी। अच्छा, वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी इस वक्त क्यों स्टार्ट कर रही हो? वापस आकर देखना इसे। चलो, यूनिवर्सिटी जाना है, देर हो रही है। वैसे भी अगले हफ्ते से हमारी आखिरी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बस कुछ हफ्ते और फिर हम हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से आजाद हो जाएंगे। वो मुस्कुराकर कह रहा था। मगर अनामिका ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। मैंने कल ही साफ कर दिया था कि मैं अपनी गाड़ी से आया जाया करूंगी। तुम्हें आगे से मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। वो पीछे दिखने का नाटक करती हुई डैशबोर्ड खोलकर न जाने क्या ढूंढने लगी। तभी अचानक आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनामिका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसका सारा गुस्सा उस एक स्पर्श में चकनाचूर हो गया। मुझे माफ कर दो, कल मैं कुछ ज्यादा ही कड़े शब्द कह गया। तुम जानती हो एनी, तुम मेरी इकलौती सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। वो बस अच्छी लगी मुझे, मैं उसे जानना चाहता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आने से तुम्हारी जगह या तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत खास रही हो। हमारा 24 सालों का साथ है। तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का क्या मतलब? क्या हमारे बीच कभी नाराजगी रही है? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। वो इतनी नरमी से बता रहा था कि अनामिका सब भूल गई। वो भूल गई कि वो उससे क्यों नाराज थी। वो भूल गई कि उन दोनों के बीच कोई तनुजा आई थी। चलो अब यूनिवर्सिटी चले। आर्यन ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। अनामिका ने उसके व्यक्तित्व के जादू में जकड़े हुए सहमति में सिर हिला दिया। वो उसका बैग पकड़ चुका था। चलो। अब उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। किसी राजकुमारी की तरह उसने अनामिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे आगे की सीट पर बिठाया। अनामिका को लगा जैसे वो हवाओं में उड़ रही हो। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की आ जाए, पर जो जगह अनामिका की थी वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। उस दिन के बाद सब बदल गया। आर्यन उसके साथ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। फिर कभी उनके बीच तनुजा का जिक्र नहीं आया। उनके पेपर बहुत अच्छे रहे और इस तरह उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। देखते ही देखते 2 महीने और बीत गए। अनामिका बहुत खुश थी, पर वो नहीं जानती थी कि असली तूफान तो उसकी जिंदगी में अब दस्तक देने वाला है। उसके मोबाइल के चार्जर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। वो अपना फोन आर्यन को दिखाने के लिए आलोक जी के घर पहुंची। जैसे ही उसने लाउंज में तनुजा को बैठे देखा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अविश्वास से तनुजा को देखती रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आर्यन के घर तक पहुंच जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने निर्मला चाची को नजरअंदाज करते हुए सीधा तनुजा से पूछा। उसके लहजे में कड़वाहट थी। इससे पहले कि तनुजा कोई जवाब देती, निर्मला आंटी की आवाज पर अनामिका के कदम ठिठक गए। ये आर्यन के साथ आई है। आर्यन इसे हमसे मिलवाना चाहता था। अनामिका को लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों।
आर्यन शायद किचन में था। वैसे मुझे नहीं पता था चाची कि आर्यन इतना अच्छा खाना बना सकता है। चाय तो उसने बहुत लाजवाब बनाई थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी तो सेट है। इतना अच्छा पति तो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तनुजा ने अनामिका को पूरी तरह इग्नोर करते हुए निर्मला जी से कहा। अनामिका को लगा जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग ही उसके सिर पर दे मारी हो। उसके हाथ में चार्जर और मोबाइल पर पकड़ कमजोर पड़ गई। वो सिर हिलाते हुए कदम पीछे ले गई। आर्यन किचन में था। वो क्या कर रहा था या क्या बना रहा था, इससे अब अनामिका को कोई मतलब नहीं था। वो पलटकर वापस भाग आई। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। घर पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो समझी थी कि आर्यन ने तनुजा को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया होगा, मगर वो तो कभी गई ही नहीं थी। पिछले 4 महीनों से वो इन दोनों के बीच ही मौजूद था। वो उससे शादी करने वाला था, इसीलिए वो उसे अपने मम्मी पापा से मिलवा रहा था। यानी वो सीरियस था। आर्यन की खुशी तनुजा के साथ है, ये सोचते हुए अनामिका ने शांत रहने का फैसला किया। पर वो अपने उस दिल को कैसे दबा देती जो बरसों से आर्यन मलिक के लिए पागल था। वो बचपन से उससे प्यार करती आ रही थी। उसने कभी उसे किसी के साथ बांटने का सोचा ही नहीं था। उसने तय कर लिया कि आज के बाद वो आर्यन से कोई बात नहीं करेगी। वैसे भी यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई थी, इसीलिए उनकी मुलाकात अब घर पर ही हो सकती थी। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो अब आर्यन से मिलने नहीं जाएगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो नहीं गई और आर्यन भी नहीं आया। उसके मोबाइल के चार्जर में खराबी थी। उसका फोन स्विच ऑफ था। पता नहीं आर्यन ने उसे फोन किया होगा या नहीं। अनामिका को अब परवाह नहीं थी। अगर वो चाहता तो घर तक आ सकता था। वो पूछ सकता था कि फोन के साथ क्या समस्या है, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही हो, मेरे किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। पर वो नहीं आया। एक दिन उसने निर्मला चाची को तनुजा के साथ घर से बाहर जाते देखा। शायद वो लोग शॉपिंग पर जा रहे थे। तनुजा के आने के बाद शायद चाची भी उसे भूल गई थी। वो तो हमेशा से चाची की फेवरेट थी और ईशा की भी तनुजा से कुछ ही दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसे अनामिका अपनी छत से अक्सर देख लेती थी। अब हर दूसरे दिन तनुजा उनके घर के चक्कर लगाने लगी थी और ये देख देख कर अनामिका को बहुत पीड़ा होती थी। मगर अब भी वो चुप थी, सिर्फ आर्यन की खुशी के लिए। अगर वो उसकी खुशी पर भी शांत नहीं रहेगी तो फिर इस प्यार का क्या फायदा। फिर तो वो उससे प्यार नहीं करती, वो तो बस ईर्ष्या होगी। हमेशा की तरह आज भी वो छत पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी, जब आर्यन की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम कहाँ गायब हो इतने दिनों से। शायद आज उनकी कोई 3-4 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही थी। आर्यन की आवाज से अनामिका होश में आई। आर्यन ने उसे देखा तो चौंक सा गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे पड़े थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ी हुई थी। उसने सिंपल सी ट्राउजर शर्ट पहन रखी थी। क्या हालत बना रखी है अपनी यानी। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, या कैसे मुरझाई हुई सी बैठी हो। वो उसके पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। बस ऐसे ही, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनामिका ने बहाना बनाया। क्या मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा, और इतने दिनों से तुम घर पर भी नहीं आई। अनामिका ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। क्यों, हर बार मैं ही तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं इतने दिनों तुम्हारे घर नहीं आई तो तुम भी तो आकर मेरा हाल जान सकते थे, मगर तुम तो उस तनुजा के साथ बिजी थे। अब वो बोली तो लहजे में कड़वाहट नहीं थी, मगर हाँ, तकलीफ जरूर थी। आर्यन ने आज बुरा नहीं माना। सॉरी, मेरी गलती है, मैं तुम्हें बिना बताए कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चला गया था। अनामिका ने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा। यह जवाब उसकी सोच के बिल्कुल उलट था। क्या तुम शहर से बाहर थे? वो बेहद अविश्वास से उसे देख रही थी। हाँ, पापा ने एक काम से न्यूजीलैंड भेजा था। बिजनेस मीटिंग थी, इसीलिए मुझे 3-4 हफ्ते वहां रुकना पड़ा। अनामिका का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी एक पल में ही ठंडी पड़ गई। वो तो समझ रही थी कि वो इतने दिनों से तनुजा के साथ बिजी है। और मेरी फूटी किस्मत, एयरपोर्ट पर मेरा मोबाइल भी कहीं गिर गया। नया मोबाइल लिया, मगर उसमें किसी का नंबर नहीं था, इसीलिए तुमसे बात नहीं हो सकी।
मम्मी ने ही बताया कि तुम काफ़ी दिनों से हमारी तरफ नहीं आई हो, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिलाऊं। अनामिका के सीने में सुकून उतर गया। और तुम तनुजा की क्या बात कर रही हो? मैं तो बस उसे एक बार मिला था, उस दिन वो अचानक हमारे घर आ गई थी। मम्मी से मिलने के लिए तो मुझे मजबूरन मम्मी से झूठ बोलना पड़ा कि मैं खुद ही उसे इनसे मिलवाने लाया हूँ। अनामिका ने बेसाख्ता कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। लेकिन मैं तो अक्सर उसे देखती हूँ। तनुजा तुम्हारे घर बहुत आ जा रही है। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, सही कह रही हो। मुझे भी आज सुबह ईशा से पता चला कि उसकी और तनुजा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मेरे बाहर जाने के बाद शायद वो काफी बार हमारे घर आ चुकी है और मम्मी और ईशा के साथ अच्छा तालमेल बना चुकी है। मगर तुम क्यों यहाँ बंद हो? तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। आर्यन उसके करीब आकर उसके माथे को छूकर देख रहा था। उसे वाकई बुखार था और इस तरह आर्यन का अपने माथे पर हाथ रखना अनामिका की धड़कनें रोक गया। वो बस आर्यन को देखती रह गई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह आर्यन के लिए बहुत सारे भाव थे। तुम्हें तनुजा अच्छी लगती है? अनामिका ने खाली नजरों से पूछा। हाँ, अच्छी है, पसंद करता हूँ मैं उसे। मगर वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मगर क्या? अनामिका ने बेचैनी से पूछा। मगर ये कि पापा चाहते हैं कि अब मैं शादी कर लूं और तनुजा के पापा ने मेरे पापा से बात की है कि वे तनुजा की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं, तो शायद जल्द ही रिश्ता पक्का हो जाए। वो धीमे लहजे में बता रहा था और अनामिका जहाँ थी वहीं जम गई। और चाची, उन्होंने क्या कहा? अनामिका जानती थी कि वो हमेशा से निर्मला चाची की फेवरेट रही है। क्या वे उसे भूलकर कुछ दिनों की आई तनुजा को प्राथमिकता देंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी ने कहा है जहाँ तुम चाहो वहीं कर लेना। अनामिका का दिल जैसे कोई मुट्ठी में मसल रहा था। और तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने उसे देखा। तुम गुस्सा मत करना यार, मुझे अच्छी लगती है वह, और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली और अनामिका वहीं सुन्न रह गई। वो कुछ बोल भी नहीं सकी। काफी देर बाद उसके लब फड़फड़ाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पापा ने भी मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है। मेरी उससे 2 बार मुलाकात हो चुकी है। हम बस अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी मेरी भी शादी हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम तनुजा के साथ खुश रहना। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है आर्यन। उसने धीरे से आर्यन का हाथ छुआ जो उसने अभी कुर्सी पर रखा था। फिर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेरा सिर दर्द कर रहा है, शायद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो रुकी नहीं और अपने कमरे में चली गई। आर्यन चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया। आर्यन भी उसे रोक नहीं सका। वो जानता था कि अनामिका को तनुजा पसंद नहीं है, पर वो चाहता था कि अनामिका तनुजा को पसंद करना शुरू कर दे। इसीलिए वो बहुत आराम से वहां बैठकर अनामिका से बात कर रहा था। उस दिन के बाद 1-2 बार आर्यन उससे मिलने के लिए घर आया, मगर हमेशा की तरह अनामिका ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में खुद को बंद रखा। फिर कुछ दिनों के बाद उसे शांति जी ने बताया कि आर्यन और तनुजा की शादी की तारीख तय हो गई है। आर्यन के पिता आलोक जी चाहते हैं कि आर्यन देश से बाहर जाकर उनके व्यापार की एक शाखा संभाले। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वे तनुजा और आर्यन की शादी करवाकर दोनों को विदेश भेज देंगे। जब अनामिका को उनकी शादी की खबर हुई तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी खत्म करने की बात कर दी हो। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आर्यन की शादी में जाए, लेकिन सिर्फ उसकी खुशी के लिए वो खुद को बहुत मुश्किल से तैयार करके लाई थी। शांति देवी तो जिद कर रही थी कि वो उनके साथ ही चले, मगर उसने कहा कि वो बाद में आ जाएगी। उसने टैक्सी बुक करवा ली क्योंकि वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। सिर्फ आर्यन की खुशी के लिए वो आई थी, मगर अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते कैसे बर्दाश्त कर पाती। उसका दिल और दिमाग ये सहन न कर सका। ना जाने उन लोगों को अस्पताल के गलियारे में इंतजार करते कितने घंटे बीत गए। जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकले, आर्यन चौंक कर होश में आया और डॉक्टर की तरफ बढ़ा। क्या एनी ठीक है? उसने बेचैनी से पूछा। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बहुत गहरे सदमे और तनाव में रहने की वजह से
जब वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये हुआ। मगर समय पर अस्पताल लाने की वजह से अब उनकी हालत पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उनका होश में आना बेहद जरूरी है। अब सब लोग उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे वो परेशान हो, ना ही उनको दुखी करना है, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आर्यन और दिनेश जी ने डॉक्टरों के निर्देशों पर सहमति में सिर हिला दिया। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो बेचैनी से पूछ रहा था। अभी नहीं, अभी कुछ देर उन्हें निगरानी में रखना होगा। जब तक उन्हें होश नहीं आता आप लोग उनसे तब तक नहीं मिल सकते। डॉक्टर विस्तार से जानकारी देकर वहां से चले गए। आर्यन की आंखों में नमी जमा हो गई। बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए वो आईसीयू के दरवाजे तक आया और शीशे से अंदर झांका, जहां वो मशीनों के बीच बेसुध पड़ी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आर्यन का दिल जैसे दर्द से फटने वाला था। उसकी एनी इतनी तकलीफ में थी, वो जान क्यों न सका, वो क्यों दुखी था, वो समझ क्यों न पाया। दो आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसकी दाढ़ी में समा गए। रात से अगली सुबह हो चुकी थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो शांति जी उसके पास खड़ी थी। अनामिका वीरान नजरों से छत को घूर रही थी। मेरी जान निकाल दी थी तुमने। कोई ऐसे भी अपनी माँ को तंग करता है। कमरे में शांति जी के रोने की आवाज गूंज रही थी। दिनेश जी खामोशी से सोफे पर बैठे थे। उसे 1 घंटा पहले होश आया था। निर्मला जी और आलोक जी उनसे मिलकर घर चले गए थे। आर्यन ने शिराज को भी घर भेज दिया था। अब वो तीनों अस्पताल में थे। कदमों की आहट पर अनामिका ने खाली नजरों से उसे देखा और फिर वो उससे नजरें नहीं हटा सकी। चाची बस करे, वो ठीक है, आप रोइए मत। आर्यन ने शांति देवी को सहारा देकर अपने पास कर लिया। ये मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही आर्यन? इसे कहो ना, कुछ तो बोले। वो माँ थी और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने क्या कहा आप भूल गई? उसके सामने ऐसे रोएंगी तो वो परेशान हो जाएगी ना। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। शांति जी ने फौरन खुद पर काबू पाया। आप अंकल के साथ घर जाएं। आप पूरी रात यहाँ बैठी रही, कुछ आराम करें। मैं हूं ना एनी के पास, मुझ पर भरोसा रखें। वो उन्हें नरमी से समझाकर जबरदस्ती घर भेज चुका था। कमरे में सिर्फ वे दोनों ही रह गए थे। आर्यन उसके पास स्टूल पर बैठा। अनामिका फिर से छत को घूर रही थी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया। अनामिका के शरीर ने जैसे इस स्पर्श को महसूस किया। उसने चौंक कर आर्यन को देखा, जिसकी आंखें नम थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी मत भूलना, वो बहुत धीमी आवाज में बोला। मगर अनामिका ने सुन लिया। वो उसके और करीब हुआ और उसके माथे पर बिखरे बाल ठीक करने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एनी, बहुत ज्यादा। तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आर्यन का गला रूंध गया और अनामिका की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। तो मैं भी मर जाता। आर्यन की आंखों से एक आंसू गिरकर अनामिका के माथे पर गिरा। वो बस उसे खामोशी से देख रही थी। अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते तो आज मैं यहाँ अस्पताल के बिस्तर पर ना होती आर्यन। वो बस मन ही मन सोच सकी पर कुछ बोली नहीं। शायद वो अभी किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। आर्यन के हाथ में उसका हाथ था। उसने बिना महसूस होने दिए आर्यन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। फिर उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। आर्यन उसके बेहद पास बैठा उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। अनामिका को अस्पताल से घर आए 1 हफ्ता बीत चुका था। आर्यन का ज्यादातर वक्त उसके आसपास उसके कमरे में ही गुजरता था। अनामिका बिल्कुल चुप थी। उसने ना किसी से बात की ना खुद से। उसके होठों पर जैसे एक गहरी चुप्पी जम गई थी। आर्यन रोज उसके पास आता, उससे ढेरों बातें करता, उसके बाल संवारता, मगर अनामिका ने खामोशी नहीं तोड़ी। आज आर्यन ने सोचा कि वो उसके लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक लेकर आए, ताकि इसी बहाने शायद वो कुछ बोल पड़े। वो केक लेने एक बेकरी आया था, तभी उसने वहां तनुजा को देखा। शादी वाले दिन के बाद से उसकी तनुजा से ना तो कोई मुलाकात हुई थी और ना ही बात।
वो अनामिका की सेहत में इतना उलझा था कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जा सका। तनुजा किसी और के साथ थी। आर्यन को पहले लगा शायद कोई दोस्त होगा, मगर जिस तरह वो उसकी बाहों में बाहें डाले बहुत घुल मिलकर उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, आर्यन को कुछ और ही नजर आ रहा था। वो उनके करीब आया। तनुजा, तुम यहाँ? और ये कौन है? उसने सवालिया लहजे में पूछा। तुम्हें इससे क्या? ये कोई भी हो, तनुजा ने बहुत बेरुखी और गुस्से से जवाब दिया। क्या मतलब? शायद तुम भूल रही हो हमारी शादी होने वाली है। वो तो बस अनामिका की तबीयत की वजह से टल गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और के साथ इस तरह घूमना शुरू कर दो। आर्यन को बहुत बुरा लगा। आखिर वो उसकी होने वाली पत्नी थी। शादी? ओह, तुम्हें याद भी है आर्यन मलिक? कैसी शादी और कौन सी शादी? तुम्हें शादी के दिन भी अपनी उस सहेली की पड़ी थी। आखिर वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, लड़के और लड़की के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं होती। अगर उस पर इतना ही जान छिड़कते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? उसी से कर लो शादी। लगता है वो भी तुम पर बहुत मरती है, जैसे वो हमारी शादी वाले दिन तुम्हारे साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही थी, सब देखा था मैंने। वो बहुत गुस्से में बोली। आर्यन की अपनी रगों में खून की जगह गुस्सा दौड़ते महसूस हुआ। जुबान संभाल कर बात करो तनुजा, खबरदार अगर अनामिका के बारे में कोई भी गलत बात कही, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जहां तक रही बात प्यार की, तो हाँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे और कर लूंगा उससे शादी। मैं जानता हूँ वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। आर्यन भी गुस्से में चिल्लाया। तनुजा हंस पड़ी। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम उस पर मरते हो। जाओ फिर उसी से शादी करो। आर्यन ने गहरी सांस ली। देखो तनुजा, वो सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने कभी उसके बारे में वैसा नहीं सोचा। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे पसंद आई थी और मैंने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैंने तुम्हें किसी धोखे में रखा? लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम शादी के मंडप में इतने लोगों के सामने मुझे अकेला छोड़कर चले गए, सिर्फ उस अनामिका के लिए। अगर वाकई तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। तुम्हें हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। तुम उससे हर तरह का रिश्ता तोड़ दोगे, वो सख्ती से कह रही थी। आर्यन की आंखों के सामने एक पल के लिए अनामिका का चेहरा घूम गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लगता है कि मैं 24 हफ्तों के रिश्ते के लिए 24 साल का रिश्ता खत्म कर दूंगा? तुम बहुत मूर्ख हो तनुजा। मैं तुम्हें 24 हफ्तों से जानता हूँ, फिर भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो सोचो, जिससे 24 साल से प्यार करता रहा हूँ उसे कैसे छोड़ दूं? तो फिर जाओ उसी से शादी करो, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हों। वो नफरत से कह रही थी। आर्यन का मन किया कि वो उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दे, जिस तरह वो बातें कर रही थी, मगर उसने खुद पर काबू पाया। सामने खड़ी लड़की की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। अनामिका कोई विकल्प नहीं है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। पर तुम नहीं समझोगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अनामिका को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुम्हारे पापा ज्यादा ही उत्सुक थे तुम्हारी शादी मुझसे करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें मेरे पिता का बिजनेस नजर आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? तुम मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत की वजह से करना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को इग्नोर किया। लेकिन अब नहीं। जो लड़की मुझसे जुड़ने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध में रहे, उससे बेहतर है कि मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूं। और आगे से मेरे और एनी के रिश्ते के बारे में गलत शब्द कहने की कोशिश भी मत करना, वरना जुबान खींच लूंगा। और तुमने ठीक कहा, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? मुझे तो बहुत पहले ही अनामिका से शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरी कद्र करती है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, क्योंकि वो मुझे हर हाल में स्वीकार करना चाहती है। मैं क्यों भूल गया कि मुझे तो किसी और लड़की की जरूरत ही नहीं। शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वो आखिरी बात नफरत से कहते हुए पलट गया। हाँ, ये बात सच थी कि उसे तनुजा अच्छी लगी थी, मगर कुछ हफ्तों की पसंद को वो 24 साल के प्यार पर कुर्बान नहीं कर सकता था। केक लेकर जब वो अनामिका के घर में दाखिल हुआ तो घर में सन्नाटा था।
निश्चित रूप से शिराज कॉलेज में होगा और अंकल ऑफिस में। उसे शांति चाची कहीं नजर नहीं आई। वो सीधा सीढ़ियां चढ़ता ऊपर अनामिका के कमरे की तरफ आया। इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होता, अंदर से आने वाली आवाज सुनकर वो पत्थर बन गया। वो अनामिका की आवाज थी और वो रो रही थी। कितने दिन हो गए तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझसे कोई गलती हो गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी इकलौती बेटी हो बेटा। कुछ तो बात करो मुझसे। कोई तकलीफ है, कोई दर्द है तो मुझे बताओ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें हर चीज लाकर दे दूंगी। शांति जी उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। अधखुले दरवाजे से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा तो अनामिका अपनी माँ के सीने से लगकर रो रही थी। माँ, मेरा दिल तड़प रहा है। मुझे लग रहा है मैं जल रही हूँ। मैं मर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उसे भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पा रही। वो किसी और को पसंद करता है। ठीक है, उसकी जिंदगी है, वो जिसे चाहे पसंद करे। मैं उसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? उसके सिवा कुछ नहीं सोचता। मैं मर जाऊंगी माँ, कुछ करें। मुझे बस कहीं से भी आर्यन दिला दे। उससे कहे वो मेरा हो जाए। उससे कहे ना कि ऐनी तनुजा से ज्यादा उससे प्यार करती है। उससे कहे ना कि वो तनुजा तो उसकी जिंदगी में अब आई है। मैं तो इतने सालों से उससे प्यार करती आ रही हूँ, आखिर क्यों उसे मेरा प्यार नजर नहीं आया? मैं उससे बहुत नाराज हूँ माँ। क्यों वो मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख सका? वो मेरी रग रग में समा गया है। मैं चाह कर भी उसे अपने वजूद से नोच कर नहीं निकाल सकती। वो नहीं तो कोई नहीं। उसे किसी और का होते देखती हूँ तो लगता है मर जाऊंगी। कुछ करे ना माँ। आपने कहा था ना, आप मुझे हर चीज लाकर देंगी। मुझे सिर्फ आर्यन लाकर दे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करती हूँ उससे। वो बुरी तरह रो रही थी। शांति जी को शायद अंदाजा तो था कि वो आर्यन से प्यार करती है, मगर अनामिका ने कभी इजहार नहीं किया था, इसीलिए वो भी खामोश थी। आर्यन की आंखों की लाली तेज हुई, उसकी आंखों में भी नमी की चमक थी। अधखुला दरवाजा वो हाथ से पूरा खोल चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उन दोनों की नजर आर्यन पर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे के भावों से वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो उनकी बातें सुन चुका है। अनामिका के आंसू उसकी आंखों में थम गए। उसे यकीन था कि वो पलट जाएगा। वो अब शायद उससे नफरत करेगा कि ऐनी उसके बारे में ऐसा सोचती है, मगर वो पलटा नहीं। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में पकड़ा केक का डिब्बा एक तरफ मेज पर रखा। चाची, क्या आप हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? उसने शांति से कहा, जो खामोशी से सिर हिलाते हुए बिस्तर से उठी और फिर उसी खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। शायद वो खुद भी चाहती थी कि वे दोनों इस विषय पर बात कर लें। आर्यन उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। ये सोच सोच कर ही उसे तकलीफ हो रही थी कि सिर्फ उसकी वजह से अनामिका आज इस हाल में थी। इसका मतलब उसकी वजह से वो अस्पताल तक पहुंच गई। कमरे में खामोशी छाई रही। फिर आर्यन की आवाज उभरी, इतना प्यार करती हो तो एक बार भी मुझसे कहा क्यों नहीं? उसने चेहरा उठाकर अनामिका को देखा, जो चेहरा झुकाए अपने आंसू पोंछ रही थी। क्यों कहती मैं? तुम अंधे थे। तुम्हें मेरी आंखों में कभी दिखाई नहीं दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ? जब तुम 24 साल से कभी मुझे किसी भी लड़के के करीब नहीं जाने देते रहे, तुम नहीं चाहते थे कोई और मेरा दोस्त हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हें किसी और के करीब जाने दे सकती थी? मगर तुम गए। इसकी वजह से कितनी बार हमारी बहस हुई, हमारा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि तुमने मुझे अपनी निजी जिंदगी से भी दूर कर दिया, सिर्फ उस तीसरी की वजह से। आर्यन, क्यों किया? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था क्या? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर मुझ में कोई कमी है? उसने सुर्ख अंगारा जैसी आंखें उठाकर आर्यन को देखा तो आर्यन को बेहद तकलीफ हुई। तुम क्यों नहीं देख सके? तुम्हें क्यों मैं हर बात बताऊं? तुम क्यों नहीं कभी मुझसे कहते? क्या तुमने एक बार भी कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? उसकी आवाज न चाहते हुए भी ऊंची हो गई। आर्यन ने उसका हाथ नरमी से पकड़ा। मैंने कहा था तुम भूल गई? उस दिन जब तुम अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रही थी, मैं आया था तुम्हारे पास। मैंने कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता, मगर तुमने जवाब में मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
मैं चाहता था तुम मुझसे कहो, मगर मैं तुम्हें कैसे कह देता जब मुझे इस बात का यकीन ही नहीं था कि तुम मुझे सिर्फ दोस्त समझती हो या कुछ और। वो आगे कहता रहा, एक बार फिर मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें ये बताने के लिए शायद मेरा रिश्ता तनुजा से तय हो जाए। तुमने क्या कहा? तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका कि मैं उससे शादी ना करूं। तुमने कहा तुम किसी और लड़के से मुलाकात कर चुकी हो और जल्द किसी और लड़के से शादी कर लोगी। तुम्हें एहसास भी है ये सोचकर मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई। मुझे लगा शायद तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। तुमने कभी ये सोचा ही नहीं तो कैसे कह देता मैं तुम्हें ये सब। बस यही समझता रहा कि तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानती हो, और अगर मैं शादी की बात करूंगा तो शायद तुम्हें गुस्सा आएगा और हमारा झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगा मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं बहुत बुरे तरीके से तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो रहा था। वो बोल रहा था और अनामिका अपने हाथ को देख रही थी जिस पर आर्यन के आंसू गिर रहे थे। मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि सिर्फ मेरी वजह से तुम अस्पताल तक पहुंच जाओगी। काश एक बार तुमने कहा होता। तुम्हें पता है, कभी कभी खामोशी इंसान से उसकी सारी खुशियां छीन लेती हैं। सोचो अगर मेरी वाकई तनुजा से शादी हो जाती तो हम दोनों कभी खुश न रहते। वो सीधे अनामिका को देखते हुए पूछ रहा था। मैं तो बस तुम्हारी खुशी की खातिर चुप थी। अनामिका को ऐसा महसूस होने लगा जैसे सारी गलती उसकी है, हालांकि वो गलत नहीं थी। मैं भी तुम्हारी खुशी की खातिर ही चुप था। मुझे लगा शायद तुम और मैं कभी दोस्त से ज्यादा आगे न बढ़ सके। मैंने कोशिश नहीं की। मैं डर रहा था तुम्हें खोने से। मुझे डर था कहीं हम अच्छे दोस्त भी न रहे तो क्या होगा। अनामिका अब कुछ कह न सकी। वो बस खामोशी से सिर झुकाए अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वो एक बार फिर उसके बेहद करीब हुआ और धीरे से उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसका सिर अपने सीने पर रखा। चलो शादी कर लेते हैं, वो कह रहा था, और अनामिका ने खुद को सहारा देने की कोशिश की। उसने बेहद अविश्वास से चेहरा उठाकर आर्यन को देखा, जैसे वो यकीन करना चाहती थी कि वो सच कह रहा है। इन शब्दों को उसके होठों से सुनने का उसने कितना इंतजार किया था, वो आर्यन को बता नहीं सकती थी। तुम मजाक कर रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक कर सकता हूँ? सादगी से शादी करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता एक बार फिर तुम्हें नजर लग जाए। वो अब आंखों से मुस्कुराया था तो अनामिका रोते हुए भी हंस पड़ी और एक मुक्का उसने आर्यन के कंधे पर मारा। तुम्हारी नजर ही लगती है हर बार मुझे, इसीलिए बीमार हो जाती हूँ। आर्यन को सुकून मिला। हाँ, उसका ये लहजा उसे शांति देता था। अब तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। वो थोड़ा खफा हुआ, मगर वो अब लड़ने के बजाय उसके सीने पर सिर रखे आंखें बंद कर गई। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मुझे अनामिका से शादी करनी चाहिए। पापा भी यही चाहते थे, लेकिन तनुजा के पिता ने पीछा ही नहीं छोड़ा था। उन्होंने पापा को इतना मजबूर कर दिया कि पापा को यही लगा शायद मैं तनुजा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए बस रिश्ता तय कर दिया। हाँ, मुझे बस वो अच्छी लगी थी, मगर तुम्हें सच बताऊं तो वो जानबूझकर मेरे गले का संकट बनी। अब तो मुझे लगता है शायद यूनिवर्सिटी में भी वो जानबूझकर मुझसे टकराई थी, मुझे इम्प्रेस करने के लिए, और मैं सच में पागल कुछ पलों के लिए भटक गया था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आर्यन क्या क्या कह रहा था, अनामिका उसे नहीं सुन रही थी। वो तो बस सुकून से उसकी बाहों में आंखें बंद किए उसकी उंगलियां अपने बालों में चलती महसूस कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक लेकर आया हूँ, तुम खा लो। आर्यन कितनी ही देर के बाद बोला। आर्यन ने नींद में ही अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वो उसे नहीं जाने देना चाहता हो। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने अपनी पत्नी का खूबसूरत चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। इतनी जल्दी क्या है श्रीमती आर्यन मलिक, अभी तो मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह हुई है। आर्यन ने शरारत से फुसफुसाते हुए उसके माथे को चूमा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। शुक्रिया आर्यन, मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए और मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में और करीब खींच लिया।
शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए एनी, जो तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया। मैं कितना मूर्ख था जो उस चमक-धमक के पीछे भाग रहा था, जबकि मेरा असली हीरा तो मेरे सामने मेरे पास ही था। दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे के साथ खामोशी से लिपटे रहे। खिड़की से आती सुबह की ठंडी हवा और दूर से आती प्रार्थनाओं की आवाज ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया था। आर्यन और अनामिका अब एक दूसरे का हिस्सा बन चुके थे। उनके बीच की सारी गलतफहमियां, सारी दूरियां अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। आर्यन बिस्तर से उठा और उसने अनामिका का हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। तुम सही कह रही हो। चलो पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जहां अब सिर्फ हम हैं और हमारा प्यार। उस दिन की सुबह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। तनुजा के आने से जो तूफान आया था, वो अब पूरी तरह शांत हो चुका था। आर्यन और अनामिका ने हाथ जोड़कर अपने खुशहाल भविष्य की प्रार्थना की। अब उनके जीवन में कोई तीसरी जगह नहीं थी। आर्यन का प्यार अनामिका के लिए उस ठंडी छांव की तरह था, जिसने उसके बरसों के जख्मों को भर दिया था। वे दोनों अब मुकम्मल थे, एक दूसरे के वजूद में समाये हुए, एक ऐसे बंधन में बंधे जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।